વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગઈ વખત વચન પરિવર્તન જોયું. હવે આપણે વ્યાકરણમાં સંજ્ઞા વિશે જોઈએ. संज्ञा कोने कहवाय? संज्ञा की व्याख्या क्या होती है? संज्ञा के प्रकार कई सारे प्रकार हैं. जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. तो अब हम संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे. जो है विद्यार्थी मित्रों, अब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. बराबर. तो संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, या कोई स्थान हो, या कोई भाव हो, उसको प्रकट करने के लिए जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं. अब हम दृष्टांत देखेंगे. जैसे यानी उदाहरण, राम और लखन वन गए. ये जो वाक्य है, उन वाक्य में राम और लखन दोनों क्या है? संज्ञा है. दूसरा उदाहरण देखते हैं. कुत्ता वफादार प्राणी है. कुत्ता वफादार प्राणी है. तो यहाँ पर कुत्ता जो शब्द है वो संज्ञा है. तीसरा दृष्टांत हम देखते हैं. हमारे देश के सैनिक बहादुर है. हमारे देश के सैनिक बहादुर है. तो यहाँ पर सैनिक और देश ये दोनों जो है संज्ञा है. अब हम संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. प्रकार. तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही पता चलता है कि उनमें व्यक्ति का उल्लेख किया गया है. तो व्याख्या लिखेंगे. किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. लेकिन कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक. बराबर. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी खास व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो खास, यानी प्राणी का नाम, और कोई स्थान हो जैसे हिमालय, इस तरह. तो ऐसे शब्दों को सूचित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. अब हम दृष्टांत देखेंगे. जैसे आशा विमान चलाती है. आशा विमान चलाती है. बराबर. तो यहाँ पर आशा शब्द जो है
वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दूसरा दृष्टांत देखेंगे कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर हिमालय शब्द क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। क्यों? क्योंकि हिमालय एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी एक ही पर्वत का नाम है। अगर पर्वत शब्द लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक नहीं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम अगला प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से जाति का बोध हो। हम व्याख्या लिखेंगे, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कहलाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से ऐसे शब्द जो क्या है? जाति का बोध कराता है। तो जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में कोई जाति का बोध हो, जैसे कि कोई प्राणी का नाम हो, बराबर। मनुष्य कहने से हम मनुष्य जाति का हमें बोध होता है। यहाँ पर हम दृष्टांत देखेंगे, जैसे यानी दृष्टांत, हमारी गाय का नाम गौरी है। हमारी गाय का नाम गौरी है। तो यहाँ पर गाय शब्द जो है वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, बराबर। क्योंकि गाय कहने से हम कोई भी गाय का बोध करते हैं। दूसरा दृष्टांत है, नदी को हम लोक माता कहते हैं। नदी को हम लोक माता कहते हैं। यहाँ पर नदी है, तो नदी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अगर कोई नदी का नाम दिया गया हो तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, यानी गंगा का नाम दिया हो, नर्मदा का नाम दिया हो, यानी कोई भी नदी का नाम दिया हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। लेकिन यहाँ पर नदी नाम लिखा है, तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा हुई, बराबर। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी भाव को प्रकट करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हम व्याख्या लिखेंगे, जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञा है। आया समझ में? तो जो शब्द गुण, दशा, भाव, दोष हो आदि शब्दों को हमें बोध कराए
वो शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब दृष्टांत देखेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा में हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर अहिंसा भाववाचक हुआ, यानी कोई भी गुण हो या दोष हो तो वो शब्द भाववाचक संज्ञा में होगा। अब अगला दृष्टांत देखेंगे। तो यहाँ पर अगला दृष्टांत, जैसे पहाड़ की ऊंचाई बहुत कठिन होती है। जैसे पहाड़ की ऊंचाई बहुत कठिन होती है, तो ऊंचाई वो भी भाववाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण हम देखेंगे। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर विनम्रता वो शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता, अहिंसा वो शब्द, चढ़ाई बुराई वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला शब्द है, यानी अगला प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह का बोध हो। तो समूह का बोध, जिन शब्दों से हमें समूह का बोध हो, ऐसे शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़ टोली जैसे शब्द, भीड़, टोली, समूह, जूथ, सभा आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आया समझ में? तो समूहवाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे कोई भीड़ हो, टोली हो, यानी कोई जुलूस निकला हो, फिर कोई समूह की बात हो, कोई जूथ की बात हो, कोई सभा की बात हो, तो ऐसे शब्द जिन वाक्यों में आए वो वाक्य समूहवाचक संज्ञा का हुआ। जैसे हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे हम आगे देखेंगे दृष्टांत। तो बच्चों की टोली होली खेलने निकले हैं। बच्चों की टोली होली खेलने चली है। बराबर? तो यहाँ पर बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। तो एक टोली शब्द जो है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। बराबर? दूसरा एक और दृष्टांत देखेंगे हम। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा में कई लोग इकट्ठे, बराबर, इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर सभा शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे बनती है?
द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक का द्रव्य यानी कोई भी प्रवाही हो या कोई धातु हो या कोई मिट्टी, पेट्रोल, घी, तेल, यानी उन सबको हम उन शब्द से बोध चलता है कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैं कौंस में लिख देती हूँ कि कैसे शब्द है। जैसे कोई प्रवाही हो, प्रवाही में दूध, घी, तेल, छाछ, सब कुछ, पेट्रोल, घी, तेल, दही, वो सब प्रवाही। फिर कोई धातु हो, यानी सोना, चांदी या लोखंड हो, यानी कोई भी धातु, तो धातु भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। फिर मिट्टी, मिट्टी मतलब ये जो धरती की मिट्टी है वो सब शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। अब हो कोई दृष्टांत देखे, जैसे सोना कीमती धातु है, सोना कीमती धातु है। और एक दृष्टांत देखेंगे, पानी धरती पर का अमृत है। तो पानी शब्द जो है वो भी क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने आपको ये पढ़ाया व्याकरण, बराबर, कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा आपको याद करना है और ये सारे प्रकार आपको आपकी नोट में लिखने हैं, बराबर। और फिर ये जो मैंने दो दृष्टांत दिए हैं, आपको एक एक प्रकार के 10-10 दृष्टांत लिखने हैं, बराबर। नमस्ते।